प्रोडक्शन। हिटलर ने इकोनॉमिक रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यालमार शाक्ट को दी थी, जिसने फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट को एम किया एक स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के थ्रू। इस प्रोजेक्ट की वजह से जर्मनी के सुपर हाईवेज और पीपल्स कार वोक्सवैगन प्रोड्यूस हुई थी। हिटलर की फॉरेन पॉलिसी भी सक्सेसफुल रही। 1933 में वो लीग ऑफ नेशन से हट गया। 1936 में उसने राइनलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया। 1938 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंटीग्रेट किया अंडर द स्लोगन वन पीपल, वन एम्पायर, वन लीडर। फिर वो जर्मन स्पीकिंग सुडेटनलैंड, जो कि चेकोस्लोवाकिया का पार्ट था, उनको जर्मन एम्पायर के अंदर कर लिया। फिर कुछ टाइम बाद पूरा चेकोस्लोवाकिया भी एम्पायर के अंदर कर लिया। और इन सब के बीच में जब जर्मनी ये सब कर रहा था, इंग्लैंड ने चुपचाप रह के जर्मनी को खुली छूट दे दी, क्योंकि इंग्लैंड को भी लग रहा था कि ये जो वर्साई ट्रीटी थी बहुत हार्श थी। पर हिटलर इतने से रुका नहीं। शाक्ट ने हिटलर को एडवाइस किया कि रीआर्मामेंट में इतना ह्यूजली इन्वेस्ट ना करे, क्योंकि अभी भी जर्मनी डेफिसिट फाइनेंसिंग से चल रही है। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च कर रही थी वो पैसा बोरो करके आ रहा था, और गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा जिससे बोरो किया है, तो थोड़ा सोच के स्पेंड करो। पर कॉशियस लोगों की कोई जगह नहीं थी नाजी जर्मनी में, इसलिए शाक्ट को जाना पड़ा। हिटलर ने वॉर का रास्ता अपनाया इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए, और उसने रिसोर्सेज ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड में इन्वेजन किया, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। सितंबर 1940 में एक ट्राइपार्टाइट पैक्ट हुआ जर्मनी, इटली और जापान में, जिसकी वजह से हिटलर की ताकत और ज्यादा बढ़ गई। 1940 के एंड तक हिटलर अपने पावर के चरम पे था। अब हिटलर अपने लॉन्ग टर्म एम को पाने में लग गया, जो कि ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज को कॉन्कर करना था, जिसके लिए उसने जून 1941 में सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया। और इस एपिक फेल में हिटलर ने जर्मनी को एक्सपोज कर दिया। वेस्टर्न फ्रंट की तरफ ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग हो रही थी और ईस्टर्न फ्रंट की तरफ पावरफुल सोवियत आर्मीज थी। सोवियत की रेड आर्मी ने जर्मन को धूल चटा दी और बुरी तरह हरा दिया स्टालिनग्राड पे, और उनको भगा दिया। और इसकी वजह से सोवियत की हेजेमनी हो गई एंटायर ईस्टर्न यूरोप में आगे आने वाले हाफ सेंचुरी के लिए। मीनवाइल यूएसए ने बहुत रेजिस्ट किया था वॉर में इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि वो नहीं चाहता था वापस से वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। पर वो बहुत टाइम तक वॉर से बाहर नहीं रह सका। जापान एक्सपैंड कर रहा था अपने पावर्स ईस्ट की तरफ। उसने फ्रेंच इंडो चाइना ऑक्यूपाई कर लिया था और पैसिफिक में यूएस के नेवल बेस में अटैक करने का प्लान कर रहा था। जब जापान ने यूएस के बेस पर्ल हार्बर को बॉम्ब किया, तब यूएस की एंट्री हुई वर्ल्ड वॉर 2 में, और वॉर एंड हो गई 1945 में विद द डिफीट ऑफ हिटलर। और यूएस ने जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट किया। तो वापस से चलते हैं हेलमुथ की स्टोरी पे और जानते हैं कि नाजी ने क्या क्राइम्स किए थे वॉर के समय। द नाजी वर्ल्ड व्यू। नाजी की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग लोगों के बीच में कोई इक्वालिटी नहीं है, बस रेशियल हायरार्की है। उसके हिसाब से ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, नॉर्डिक जर्मन आर्यन सबसे टॉप पे थे, जबकि ज्यूज सबसे नीचे थे। बाकी कलर्ड लोग बीच में थे, डिपेंडिंग अपॉन वो बाहर से कैसे दिखते हैं। हिटलर ने ये रेसिज्म बोरो किया था चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर से। डार्विन एक नेचुरल साइंटिस्ट था और उसने ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे प्लांट्स और एनिमल्स का एवोल्यूशन हुआ है बाय नेचुरल सिलेक्शन। हर्बर्ट स्पेंसर ने बाद में चार्ल्स डार्विन के आइडियाज में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का आइडिया ऐड कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग जो स्पीशीज चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं अर्थ पे। डार्विन ने कभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं एडवोकेट किया है, ऑलवेज सेड कि ये नेचुरल प्रोसेस है सिलेक्शन करना। पर उसके आइडियाज रेसिस्ट थिंकर्स और पॉलिटिशियंस ने यूज किए इंपीरियल रूल को जस्टिफाई करने के लिए। नाजी का आर्ग्यूमेंट सिंपल था, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस विल सर्वाइव एंड द वीक ones will perish and Aryan race was finest। हमें आर्यंस की प्योरिटी रिटेन करनी है, स्ट्रॉन्गर बनना है और वर्ल्ड पे डोमिनेट करना है। दूसरा एस्पेक्ट नाजी आइडियोलॉजी का रिलेटेड था जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट लीबेनस्ट्रॉम से या लिविंग स्पेसेस से। इसके अकॉर्डिंग जर्मनी को ईस्टर्न यूरोप या सेंट्रल यूरोप की तरफ एक्सपैंड करना चाहिए और वहाँ पे सेटल होना चाहिए, और वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को हटा के एक प्योर आर्यन रेस एस्टैब्लिश करनी चाहिए। इससे उसकी कंट्री का एरिया भी बढ़ेगा, और क्योंकि ये पूरा टेरिटरी में उनके जैसे लोग होंगे तो एक रेशियली सुपीरियर सोसाइटी क्रिएट होगी और कंट्री में रिसोर्सेज भी बढ़ेंगी। तो हिटलर सारे जर्मन्स को कॉन्सेंट्रेट करना चाहता था और पोलैंड उसके इस एक्सपेरिमेंट के लिए लेबोरेटरी बन गया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रेशियल स्टेट।
एक बार पावर में आने के बाद नाजीज ने अपनी ड्रीम्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, एक एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर आर्यंस बनाने के लिए, और जो भी उनको अनडिजायरेबल लगते थे उनको फिजिकली एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। सिर्फ वो ही डिजायरेबल थे और सिर्फ वही लायक थे प्रॉस्पर करने के, और उनकी ही फैमिली मल्टीप्लाई कर सकती थी। तो वो जर्मन जिनको इम्प्योर माना जाता था उनको जीने का कोई अधिकार नहीं था। यूथनेशिया प्रोग्राम के अंडर नाजी ने बहुत से लोगों को मार डाला जो फिजिकली और मेंटली अनफिट थे। ज्यूज ही खाली कम्युनिटी नहीं थी जो नाजी के अकॉर्डिंग अनडिजायरेबल थी। बहुत से जिप्सीज और ब्लैक्स जो नाजी जर्मनी में रह रहे थे उनको भी रेशियली इंफीरियर समझा जाता था, उनका भी प्रोसिक्यूशन हुआ। इवन रशियंस और पोल्स को भी सब ह्यूमन समझा जाता था। जर्मनी ने रशिया और पोलैंड का पार्ट कैप्चर किया था तो वहाँ के लोगों को स्लेव की तरह काम कराया जाता था। उनमें से बहुत से लोग हार्ड वर्क और स्टारवेशन की वजह से मर गए थे। ज्यूज को हेट करने का रीजन ये भी था कि क्रिश्चियन की हॉस्टिलिटी हमेशा से रही है ज्यूज के प्रति। उनका स्टीरियोटाइप करना कि उन्होंने क्राइस्ट को मारा था और वो लोग यूजर थे, यानी कि वो लोगों को पैसे देते थे बहुत ही ज्यादा हाई रेट पे। मिडीवल टाइम्स तक ज्यूज को कोई लैंड खरीदने की अनुमति नहीं थी, तो उनका मेन काम था मनी लेंडिंग और ट्रेडिंग करना। और हिटलर का हेट्रेड ज्यूज के प्रति कम नहीं हो जाता अगर ज्यूज क्रिश्चियनिटी मान लेते, क्योंकि उसकी स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी के हिसाब से कन्वर्जन से भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका सिर्फ सोल्यूशन है टोटल एलिमिनेशन। द रेशियल यूटोपिया जो पोलैंड ऑक्यूपाई किया था उसको डिवाइड किया गया। पोल्स को फोर्स किया गया अपना घर छोड़ने के लिए और जो भी प्रॉपर्टीज है वो भी छोड़ने के लिए, जो कि लेटर ऑन जर्मन्स ने ऑक्यूपाई कर ली। फिर पोल्स को एक अलग पार्ट जनरल गवर्नमेंट में रखा गया और हर अनडिजायरेबल्स का डेस्टिनेशन जनरल गवर्नमेंट ही था। पोलैंड की जो इंटेलिजेंसिया थी उन सबको मार डाला गया ताकि सारे लोगों को इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली स्लेव की तरह रखा जा सके। पोलिश चिल्ड्रन जो आर्यंस के जैसे लगते थे उनको उनके पेरेंट्स से छीन लिया जाता था और उनको रेस एक्सपर्ट्स एग्जामिन करते थे। अगर वो रेस टेस्ट में पास हो जाते थे तो वो जर्मन फैमिलीज के साथ रहते थे, और अगर नहीं तो उनको ऑर्फनेजेस में डिपॉजिट कर दिया जाता था जहाँ पे ज्यादातर की मौत हो जाती थी। स्टेप्स टू डेथ। स्टेज 1 1933 से 1939 तक एक्सक्लूजन हुआ। इसमें अनडिजायरेबल्स के कोई राइट नहीं थे जर्मन लोगों के साथ रहने के लिए एज सिटीजन्स। न्यूरेमबर्ग लॉ ऑफ सिटीजन्स ऑफ सितंबर 1935 के अकॉर्डिंग सिर्फ जर्मन या फिर जर्मन के ब्लड के लोग ही अब जर्मन एम्पायर के सिटीजन होंगे। जर्मन और ज्यूज के भी शादी भी नहीं हो सकती थी। ज्यूज नेशनल फ्लैग भी नहीं फहरा सकते थे। और भी मेजर्स लिए गए, जैसे ज्यूइश के बिजनेस को बॉयकॉट किया गया, उनको सर्विसेज से निकाल दिया गया, उनकी प्रॉपर्टीज को बेच दिया गया, उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप जलाए गए। स्टेज 2 गेटोइजेशन। 1940 से 1944 तक उनको राइट नहीं था सबके बीच में रहने का। 1941 में सारे जूस को येलो स्टार ऑफ डेविड पहनना पड़ता था। ये आइडेंटिटी मार्क था। उनके पासपोर्ट, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स और हाउसेस पे भी स्टैम्प कर दिया जाता था। ज्यूस को अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ के गेटोज में जाना पड़ता था, जिसकी वजह से गेटो में हंगर, स्टारवेशन और डिजीज होती थी। स्टेज 3 अनहाइलेशन। 1941 के बाद से उनको जीने का भी कोई अधिकार नहीं था। ज्यूज को ज्यूज हाउसेस से, कंसंट्रेशन कैंप्स और गेटोज से, यूरोप के अलग अलग पार्ट से डेथ फैक्ट्रीज में गुड्स ट्रेन में लाया जाता था और उनको गैस चेम्बर्स में डाल दिया जाता था, जिससे कि बहुत सारे लोग एक ही समय पे मार दिए जाएं कुछ ही मिनट में। यूथ इन नाजी जर्मनी। हिटलर बहुत ही इंटरेस्टेड था कंट्री के यूथ में। उसको लगता था कि अगर उसको एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी चाहिए तो वो तभी हो पाएगी अगर वो वहाँ के बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी के बारे में बचपन से बताएगा, और उसके लिए बच्चों पे कंट्रोल होना चाहिए स्कूल के अंदर और बाहर दोनों। तो स्कूल के अंदर क्या होता था, सारे स्कूल को क्लेंस्ड और प्योरीफाई किया जाता था। उसका मतलब है कि जो टीचर्स ज्यूज थे या जिनको पॉलिटिकली अनरिलायबल समझा जाता था उनको डिसमिस कर दिया जाता था। चिल्ड्रंस को भी अलग अलग बांटा जाता था। जर्मन और जूस एक साथ नहीं बैठ सकते थे, ना ही एक साथ खेल सकते थे। फिर बाद में जो अनडिजायरेबल बच्चे थे जैसे जूस या फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर जिप्सीज, उनको स्कूल से निकाल दिया गया। और फाइनली 1940s में उन बच्चों को भी गैस चेम्बर्स में ले गए और गुड जर्मन चिल्ड्रन को नाजी स्कूलिंग दी जाती थी। स्कूल की टेक्स्ट बुक्स को भी बदला गया। रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस की गई ताकि जो नाजी कर रहे हैं उसको जस्ट
जस्टिफाई किया जा सके। ज्यूज को स्टीरियोटाइप किया जाता था, बच्चों को सिखाया जाता था कि वो लॉयल रहें, सबमिसिव बने, ज्यूज को हेट करें, हिटलर को वर्शिप करें। इवन स्पोर्ट्स के थ्रू भी बच्चों को वायलेंस और एग्रेसिव होना सिखाया जाता था। हिटलर का मानना था कि बॉक्सिंग से बच्चे स्ट्रॉन्ग और मस्कुलिन बनेंगे। यूथ ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदारी सौंपी गई जर्मन के यूथ को नेशनल सोशलिज्म की स्पिरिट सिखाने के लिए। 10 साल के बच्चों को जंग वोक जाना पड़ता था। 14 साल में सारे लड़कों को नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी पड़ती थी, जिसमें उनको सिखाया जाता था लड़ाई को वर्शिप करना, अग्रेसिव होना, डेमोक्रेसी को कंडेम करना, ज्यूज और सारे अनडिजायरेबल्स को हेट करना। ये सब ट्रेनिंग के बाद उनको लेबर सर्विस में ज्वाइन करना था लगभग 18 साल की उम्र में। उसके बाद उनको आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करना होता था। नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। नाजी जर्मनी में बच्चों को लगातार बताया जाता था कि वुमेन मेन से अलग हैं, और जो लड़ाई कर रहे हैं कि इक्वल राइट्स होने चाहिए मेन और वुमेन के लिए, ये सब गलत है और ये जो सोसाइटी है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर ये दोनों इक्वल हो गए। एक तरफ लड़कों को सिखाया जाता था अग्रेसिव, मस्कुलिन और स्टील हार्टेड होना। लड़कियों को बोला जाता था कि उनको अच्छी मम्मी बनना चाहिए और प्योर ब्लडेड आर्यंस को पैदा करना चाहिए। गर्ल्स को उनकी रेस की प्योरिटी मेंटेन करनी है और जूस से दूर रहना है, घर का ध्यान रखना है, अपने बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी सिखानी है। 1933 में हिटलर ने बोला कि इन माय स्टेट द मदर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीजन। बट नाजी जर्मनी में सारी मदर्स इक्वली ट्रीट नहीं की जाती थी। वुमेन जो रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन पैदा करती थी उनको पनिशमेंट मिलती थी, और जो डिजायरेबल चिल्ड्रन पैदा करती थी उनको अवार्ड दिया जाता था। उनको फेवर किया जाता था हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के समय, और शॉप्स, थिएटर, रेलवे फेयर्स पे भी कंसेशंस मिलते थे। वुमेन को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए बोला जाता था, तो इसलिए जिनके 4 बच्चे थे उनको ब्रॉन्ज क्रॉस मिलता था, 6 के लिए सिल्वर और 8 या उससे ज्यादा के लिए गोल्ड। जो आर्यन वुमेन प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट से अलग जाती थी उनको पब्लिकली शेम किया जाता था। बहुतों को इसके लिए जेल सेंटेंसेस मिले। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। नाजी रिजीम ने लैंग्वेज और मीडिया का यूज बहुत ही केयरफुली किया। नाजी ने कभी किल या मर्डर जैसे शब्द नहीं यूज किए उनके ऑफिशियल कम्युनिकेशन में। मास किलिंग को स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, यूथनेशिया, सिलेक्शन, डिसइंफेक्शन ये कहते थे। इवैक्यूएशन मतलब था लोगों को गैस चेम्बर में डालना, और गैस चेम्बर्स को भी गैस चेम्बर नहीं बोलते थे बल्कि डिसइंफेक्शन एरियाज कहते थे। इनफैक्ट वो बाथरूम जैसा ही लगता था जिसमें फेक शावर हेड्स भी थे। मीडिया का यूज बहुत ही केयरफुली किया गया था उनके सपोर्ट के लिए और उनके वर्ल्ड व्यू को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए। नाजी के आइडियाज विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स, लीफलेट्स के थ्रू पहुंचाए जाते थे। पोस्टर्स में जर्मनी के एनिमीज को स्टीरियोटाइप किया जाता था, उनका मजाक बनाया जाता था, अब्यूज किया जाता था और उनको इविल बताया जाता था। ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो कॉमन पीपल ने नाजिज्म के लिए कैसे रिएक्ट किया? कुछ लोग नाजी आइडियोलॉजी से काफी प्रभावित हुए। उनको हेट्रेड और एंगर आता था अगर वो किसी ऐसे इंसान को देखते थे जो ज्यू जैसा दिखता था। उनको जेन्युइनली लगता था कि नाजी उनको प्रोस्पेरिटी की तरफ ले जाएंगे। बट सारे जर्मन नाजी नहीं थे। बहुत लोगों ने नाजिज्म के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसकी वजह से उनको पुलिस, रिप्रेशन और डेथ तक झेलनी पड़ी। पर लार्ज मेजॉरिटी सिर्फ देखती रही। पैस्टर निमॉयलर एक रेजिस्टेंस फाइटर थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्रोटेस्ट बिल्कुल नहीं हो रहा। एक मिस्टीरियस सी शांति है जर्मनी के साधारण सिटीजन्स के बीच में। इतनी बुरी तरीके और ऑर्गेनाइज्ड वे में इतने जो क्राइम्स हो रहे थे उसके अगेंस्ट कोई बोल ही नहीं रहा है। जैसे ज्यूस को लगा नाजी जर्मनी में, वो तो एक अलग ही स्टोरी है। शार्लेट ब्राट्स थर्ड राइट ऑफ ड्रीम्स लिखी, जिसमें वो बताती हैं कि ज्यूस खुद ही बिलीव करने लगे स्टीरियोटाइप्स पे। उनको लगता था कि ये सब सही है, शायद से उनकी नाक वैसी ही है जैसा लिखा है, शायद से वो वैसे ही चलते हैं जैसा लिखा है। नॉलेज अबाउट द हॉलोकॉस्ट। ये जो चीजें हो रही थी नाजी जर्मनी में, इसकी बातें सबको नहीं पता थी। पर वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद आखिर में सबको पता चला कि जर्मनी में कितने भयानक चीजें हो रही हैं। ज्यूज जिन्होंने सबसे ज्यादा अट्रॉसिटीज फेस की थी, वो चाहते थे कि वर्ल्ड उनकी अट्रॉसिटीज और सफरिंग समझे जो नाजी किलिंग ऑपरेशंस में हुई, जिसको हॉलोकॉस्ट भी कहते हैं। जो भी लोग इन सब जगह कैद थे वो सब चाहते थे कि वर्ल्ड को पता चले कि नाजी उनके साथ क्या कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड
दरमियान नाजी इन सब चीजों को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, बट अभी भी हॉलोकॉस्ट हमें याद है फिक्शन, डॉक्यूमेंट्रीज, पोएट्री, मेमोरियल्स, म्यूजियम्स के थ्रू। और ये एक ट्रिब्यूट है उन लोगों के लिए जिन्होंने ऐसे बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाई थी। एक एम्बैरसिंग रिमाइंडर है उनके लिए जिन्होंने कोलैबोरेट किया था, और एक वार्निंग है उनके लिए जो ये सब देखते रहे और चुप रहे। तो हमें इन सब के बारे में समझना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि आगे फ्यूचर में ऐसा किसी के भी साथ नहीं हो।